आज आरक्षण के विरोध में कुछ चमकटियों के सीने पर सांप नहीं भाई साहब, पूरा का पूरा अजगर लौट रहा है। आज जो लोग बराबरी की बात सुनकर चिढ़ जाते हैं वो जरा अपने इतिहास के पन्नों को पलट करके देखें। ये वही देश है जहां हमारे पूर्वजों के गले में मटका लटकाया गया ताकि उनका थूक जमीन पर ना गिरे और कमर में झाड़ू बांधी गई ताकि उनके पैरों के निशान जमीन से साफ होते चले। हमें इंसानों की बस्ती से दूर रखा गया। वह व्यवस्था कुएं का पानी पीती रही और दलितों और पिछड़ों को गंदा पानी पीने पर मजबूर करती रही और शिक्षा से दूर रखती रही। कानों में पिघला हुआ शीशा डालना भाई साहब, यह सजा उन लोगों के लिए तय की गई थी जो लोग गलती से भी वेदों के मंत्र सुन लेते थे। उस मानसिकता ने माना कि उनके कान गंदे हो गए, इसलिए उनमें खौलता हुआ शीशा या तेल डाल दिया जाता था। भाई साहब, जीभ काटना, अगर कोई दलित या पिछड़ा वेदों को बोलने या धार्मिक ग्रंथ को पढ़ने की कोशिश करता तो उस समय की व्यवस्था में उनकी जीभ काट देने का विधान था। भाई साहब, यह शिक्षा और अपनी बात कहने की आजादी को कुचलने का सबसे घटिया तरीका था। साथियों, याद रखने पर पाबंदी। इतिहास में ऐसे भी किस्से हैं कि अगर कोई निचली जाति का व्यक्ति वेदों को याद कर लेता था तो उसे मौत की सजा दे दी जाती थी ताकि वह ज्ञान आगे ना बढ़ सके। शिक्षा से पूरी तरह बाहर रखना, पिछड़ों और दलितों के लिए पढ़ाई लिखाई की शुरुआत करना ही मना था। भाई साहब, उन्हें केवल सेवा करने के लिए पैदा हुआ माना जाता था। भाई साहब, और कलम पकड़ने का हक छीन लिया गया था। भाई साहब, संस्कृत और भाषा पर कब्जा, संस्कृत को देव भाषा बताकर उस पर एक खास वर्ग ने कब्जा कर लिया और बहुजन समाज की अपनी बोली और संस्कृतियों को नीच घोषित कर दिया गया। छुआछूत इंसान को छूने भर से अपवित्र हो जाने का ढोंग, दूरी का नियम, कुछ इलाकों में तो परछाई तक से बचने का नियम था। भाई साहब, कपड़ों पर पाबंदी, शरीर के ऊपरी हिस्से पर कपड़े न पहनने देना, केवल फटे पुराने कपड़े पहनने के लिए मजबूर करना, हजारों सालों तक जो ये मानसिक और शारीरिक गुलामी थोपी गई, क्या उसका कोई हिसाब है? आज अगर संविधान की बदौलत हमें सम्मान से जीने का हक मिला है तो कुछ लोगों को मेरिट की चिंता सताने लगी है। भाई साहब सुन लो, मटका और झाड़ू वाला दौर अब इतिहास बन चुका है। अब हमारे हाथों में कलम है, दिल में अंबेडकर वाद है और माथे पर संविधान का गर्व है। अब हम रुकेंगे नहीं, अपना पूरा हक लेकर रहेंगे। एक तरफ वही मानसिकता ढंढोरा पीटती है कि हम मेरिटधारी, ज्ञानी और बुद्धिमान हैं, तो बताओ आरक्षण की जरूरत किसको है? जिस दिन हम उस ज्ञान के स्तर तक पहुंचेंगे उस दिन आरक्षण की जरूरत खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। जिस दिन पिछड़ा वर्ग और दलित को आधा इस देश का शंकराचार्य बना दिया जाएगा, जिस दिन हमें मंदिर का पुजारी बना दिया जाएगा, जिस दिन जाति आधारित शोषण और अत्याचार खत्म हो जाएगा, जिस दिन जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी हो जाएगा, वो जवाब दो। जिस दिन कोलोजियम सिस्टम खत्म होगा, क्योंकि जजों की नियुक्ति में कोई एग्जाम क्यों नहीं, वह जज ही जज को क्यों चुन रहा है? क्या यह खानदानी आरक्षण नहीं है? मंदिरों के ट्रस्टी करोड़ों में बजट वाले मंदिरों में पुजारी सिर्फ एक खास जाति का क्यों है? भाई साहब क्यों है? वहां टैलेंट का टेस्ट क्यों नहीं होता है? ईवीएस का चोर दरवाजा बिना किसी ऐतिहासिक जुल्म के रातों रात 10% का आरक्षण लेना क्या योग्यता की हत्या नहीं है? लेटरल एंट्री बिना यूपीएससी दिए सीधे पदों पर अपनों को बिठाना यह टैलेंट और पिछड़ों का हक मारने का साजिश नहीं है? मीडिया पर कब्जा, बड़े चैनलों के 90% संपादक एक ही वर्ग के क्यों हैं? क्या पिछड़ों में मेरिट नहीं है? यूनिवर्सिटी रोस्टर भर्ती के समय एससी एसटी ओबीसी के सीटों को उपयुक्त नहीं कहकर खाली रखना सबसे बड़ा षड्यंत्र है। सरकारी ठेके, देश के बड़े संसाधन और टेंडर किन कंपनियों को मिलते हैं वहां मेरिट देखी जाती है या सिर्फ सरनेम निजीकरण का खेल सरकारी कंपनियां बेचकर आरक्षण खत्म करना है? और फिर देखिए, मैनेजमेंट कोटे से अपनों को भरना, यह है असली खेल। बाप दादा की गद्दी, बिना किसी परीक्षा के पुश्तैनी कारोबार और गद्दियों पर बैठना क्या पैदाइशी आरक्षण नहीं है? सरकारी कोठियां, दशकों से दिल्ली के बंगलों पर कब्जा जमाए बैठे रसूखदार परिवार क्या मलाई नहीं काट रहे हैं? बताओ असली आरक्षण कौन ले रहा है इस देश में? केवल 75 साल के हमारे आरक्षण पर कुछ लोग गला फाड़ने लगे हैं और जो सदियों से 100% आरक्षण लेते रहे उसका जवाब है किसी के पास में? नहीं ना, तो हवा आने दो। एससी एसटी ओबीसी मूल निवासी जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। जय भीम, जय संविधान।